Okay, a very good morning to one and all. So, are you able to view my screen? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, fine. So, we'll start with Yes, the sir. first module. We'll start with the first module. So, as you know, don't get confused between when I'm teaching whether it is Java or it is DBMS. So, currently, we'll be talking about database management system. So, database management system से इससे पहले जो lecture था आपका, that was all related to the actual मॉड्यूल कैसा आपका डिवाइड है, सिलेबस कैसे सेट है, वो सब के बारे में डिस्कशन किया था हमने हमने एक ओवरव्यू लिया था उस सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन के बारे में. नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द एक्चुअल थियरी. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल. सो दोज हु आर मेंटेनिंग देयर बुक, सो प्लीज राइट डाउन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल. ओके, so the title of the first module is database system concepts and architecture. Okay, so in this basically we'll be understanding what is a database, what is data, what is information, what is it require, what is the need for creating a database management system, and what are the architecture of database management system. उसके अलावा कुछ उसके यूजर होंगे, कौन यूज उसको कर सकता है एक डेटाबेस के सिस्टम को. और उसके अलावा आर्किटेक्चर में भी देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स, जैसे कि 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब चीजें हैं जो इसमें हमें पढ़ना है. We'll start with the first module. So first module में अगर आप देख पा रहे हो, so there are two things that needs to be understand. One is a database system. Okay, so database system अगर आप देख पा रहे हो, so database system के अंदर दो वर्ड आता है, एक आता है data और दूसरा आता है base. Okay, so first we need to understand what is the data, and then we'll understand what is database, and then finally we'll understand what is database management system. So कोई यहाँ पे मुझे बता सकता है डेटा क्या होता है? Can anybody tell me what is the data? Information. Type of information. Data is an information. No, that is a very wrong analogy. Data और information में जमीन आसमान का फर्क है. Okay, information एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को बोला जाता है, और डेटा जो है वो अनप्रोसेस्ड होता है. ओके, इस डेटा को कोई प्रोसेस नहीं किया जा सकता. ओके, फॉर एग्जांपल यू आपका एक नाम होगा, दैट इज अ डेटा. ओके, आज समझ लो, अज्यूम कर लो आप कल आज अमेजोन से कोई शॉप करते हो. ओके, सो अमेजोन से शॉप करते हो तो द डेटा इज जनरली यू हैव गॉट योर नेम. आप शॉप जो करते हो वो शॉप उस पर्टिकुलर आइटम का एक आइटम कोड होगा, दैट वाज अगेन अ डेटा. वो आइटम का कोई नेम होगा, फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग अ पेन ड्राइव, सो दैट पेन ड्राइव का एक नेम होगा, वेदर इट इज 2.0 पेन ड्राइव या 3.0 पेन ड्राइव या जो भी वेरिएंट का पेन ड्राइव होगा. उसके बाद उसका साइज होगा, दैट इज अगेन अ डेटा कि 32 GB का पेन ड्राइव खरीदा या 64 GB का पेन ड्राइव खरीदा, दैट इज अगेन अ डेटा. उसका एक मैन्युफैक्चर होगा, वेदर वो सैंडिस्क का था, ओके, या कोई और दूसरे ट्रांसेंड का था, एटसेट्रा, तो उसका एक मैन्युफैक्चरर होगा. सो दीज आर ऑल रिस्पेक्टिव डेटा. उसके अलावा उसका एक प्राइस होगा, वेदर इट इज 600 प्राइस या 1000 बक का है या 1500 बक्स का है. सो वो एक उसका एक डेटा होगा. सो दीज आर ऑल रिस्पेक्टिव डेटा. इंफॉर्मेशन अभी तक जनरेट नहीं हुआ है. इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन, लेट्स अज्यूम आपका एज इज 22 आपका एज है, तो दैट इज द एज. तो जब एक ट्रांसेंड कंपनी या लेट्स अज्यूम सैंडिस्क कंपनी, अगर एक उनके पास जब ये डेटा जाएगा कि आपके प्रोडक्ट को कौन खरीद रहा है, तो उनके पास एज भी जाएगा साथ में. फॉर एग्जाम्पल, कोई 18 साल का बच्चा खरीद रहा है पेन ड्राइव, कोई 20 साल का बंदा खरीद रहा है, कोई 50 साल का बंदा खरीद रहा है, तो वो दे आइडेंटिफाई कि जो जनरली 32 GB का जो पेन ड्राइव है, दैट इज जनरली बॉट बाय द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 एज ग्रुप वाले ज्यादातर लोग खरीदते हैं, जनरली हु आर इन द फील्ड ऑफ ज्वाइनिंग एन इंडस्ट्री, या जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके लिए डेटा स्टोर करना ज्यादा जरूरी है. और वो ये देखते हैं कि जो 16 GB वाला जो कम साइज का जो पेन ड्राइव है, वो जनरली 18 ईयर्स के नीचे लोग खरीदते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं. तो वो ये इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं. तो अगली बार जब भी अगर वो पेन ड्राइव निकालेंगे, तो वो देखेंगे कि किस एज ब्रैकेट के लिए ये पेन ड्राइव निकल रहा है, और उस हिसाब से अपना प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी वो बिल्ड करेंगे. अगर उनको लगता है कि स्कूल ब्रैकेट में ज्यादा से ज्यादा पेन ड्राइव खरीदा जा रहा है, तो 16 GB के जो पेन ड्राइव है उसका प्राइस कम कर देंगे, जिससे कि उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज्यादा आसानी हो. सो डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. डेटा जो है जनरली उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, वो जैसा है उसको वैसे ही स्टोर किया जाता है.
लेकिन इंफॉर्मेशन जो है उस डेटा में से निकाला जाता है। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएंगे तो हमें एक्चुअल उसका मीनिंग समझ में आएगा। सो इफ यू आर मेंटेनिंग बुक, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज नथिंग बट, अगर एक लाइन में बोला जाए डेटा क्या है, सो डेटा इज रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट एन एंटिटी और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, क्या है डेटा? एक रॉ आइसोलेटेड फैक्ट है, किसके बारे में? कोई भी एक एंटिटी के बारे में। ओके, वो एक एंटिटी क्या होगा? कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट उठा लो, उसके उसके बारे में अगर कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन हो, रॉ फैक्ट हो या कोई फिगर हो, सो उसको हम डेटा बोला जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर पेन लिया जाए तो पेन का रॉ फैक्ट क्या है? व्हाट इज द रॉ फैक्ट ऑफ पेन? अगेन जो कल हमने डिस्कस किया था जावा में, दैट इज अगेन सिमिलर थिंग, दैट जावा में जो प्रॉपर्टी बोली जाती है वही यहाँ पे हम डेटाबेस में वी कॉल इट एज डेटा। सो इफ यू टॉक अबाउट पेन, सो पेन का फैक्ट या पेन का डेटा क्या होगा? व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ पेन? प्राइस, पेन का प्राइस होगा, पेन का कलर होगा, पेन का मैन्युफैक्चर होगा। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द डेटास ऑफ पेन। अगर अपना एक स्टूडेंट का अगर मैं एक डेटा बनाना चाहूँ तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या होगा? स्टूडेंट के लिए क्या क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर नाम। होगा, तो सबसे पहले रोल नंबर होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो या स्टूडेंट आईडी बोल दो। उसका नेम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा उसका। उसके ऑडियो अलावा लैग हो रहा है। ऑडियो लैग हो रहा है मेरा। आई विल पॉज फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. यस सर। यस सर। ओके फाइन। सो कोई भी अगर स्टूडेंट का अगर मैं एक डेटा बनाना चाहूँ, स्टूडेंट के पास क्या क्या डेटा होगा? सो स्टूडेंट के पास जनरली क्या होता है? उसके पास एक स्टूडेंट आईडी होगा, उसके बाद नेम होगा, उस नेम के अलावा और क्या क्या हो सकता है? एड्रेस होगा स्टूडेंट का। ओके, ताकि अगर फ्यूचर में उसका कोई मार्क्स हो या कोई कंप्लेन हो तो उसके एड्रेस पे मैं मार्क्स या उसका कंप्लेन में डाल सकूं। उसके अलावा उसका ईयर होगा, वो कौन से Department. ईयर में पढ़ रहा है। ब्रांच। Department. उसका डिपार्टमेंट होगा या ब्रांच बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी एक नाम दे सकते हो आप। सो दीज आर सम ऑफ द डेटा जहां पे जिस फॉर्म में मैं जनरली एक स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर करूंगा। ओके, सो दैट इज जनरली। अभी इसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनी है, इंफॉर्मेशन अभी तक मैंने नहीं निकाला। हाँ, इंफॉर्मेशन क्या बन सकती है इसके अंदर? कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने जेंट्स हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, ये अगर मैं निकाल पाऊं, या मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा फीमेल स्टूडेंट किस में है। और अगर अज्यूम कर लो यहाँ पे एक और कैटेगरी आ जाती है जेंडर करके। ओके, जिसके अंदर मेल या फीमेल होगा, और मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि विच ब्रांच और विच डिपार्टमेंट हैज मैक्सिमम फीमेल स्टूडेंट। ओके, सो मैं क्या करूंगा? मैं आइडेंटिफाई करूंगा और मुझे पता चलेगा ज्यादातर जनरली अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अगर आप ट्रेंड देखो तो जनरली इन आईटी एंड कंप्यूटर्स जनरली द फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर कंपेयर टू मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट। ओके, सो दैट इज वेयर आई कैन आइडेंटिफाई कि वहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि यस, कि इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी लड़कियों के रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशंस या ज्यादा ध्यान अगर मुझे देना होगा तो मुझे जो डिपार्टमेंट पे जिस पे ज्यादा फोकस करना है वो आईटी या कंप्यूटर होगा, क्योंकि एज पर द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द डेटाबेस, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ज्यादातर लड़कियां जो है वो आईटी में है या कंप्यूटर में। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि डेटा का एग्जांपल क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, सो इफ यू आर विजिटिंग एनी वेबसाइट, सो वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो यू हैव गॉट एन आईपी एड्रेस, बराबर ना? आईपी एड्रेस सबको पता है, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? एवरीबॉडी नो व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, राइट? अगर कंप्यूटर में देखोगे इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ 192.168. ये सब जनरली इस फॉर्म में आपका आईपी एड्रेस होता है। 1.31 ऐसा कुछ आपका आईपी एड्रेस होगा। ओके, सो जनरली जब आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो अगर आपको कोई भी एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी जनरली गिव एन आईपी एड्रेस। तो कोई भी कंप्यूटर को अगर ट्रैक करना है, उसको ट्रैक करने के लिए उसके पास आईपी एड्रेस ही होता है।
सो ये आईपी एड्रेस जब भी आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, यूट्यूब पे वो यूट्यूब पे जो एडमिन होगा वो आपको ट्रैक कर पाएगा कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है, ओके। और साथ में वो आपके सिस्टम के अंदर आपको एक कुकीज एनेबल करने के लिए बोलेगा। अगर आप जनरली देखते हो वो रिकॉर्ड रखता है कि आपके सिस्टम, मतलब जनरली इस सिस्टम को कौन यूज कर रहा है, वो क्या क्या एक्सेस कर पा रहा है। तो उसके लिए एक कुकीज, एक एप्लीकेशन वो आपको देता है जो आप एनेबल कर लेते हो कोई भी एक प्लगइन के फॉर्म में, ओके। और ये ज्यादातर आपको पासवर्ड स्टोर करने के लिए, ताकि अगर दोबारा अगर उस सिस्टम में अगर आप जाओगे तो आपको दोबारा पासवर्ड ये सब डालने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए आपको एक बिल्ट इन प्लगइन दे देता है और वो उस प्लगइन से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चालू करता है, आपका डेटा एक्सेस करना चालू करता है, ओके। सो कुकीज आपने डाल दिया। अगली बार मान लो यूट्यूब वाले को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ऐप ज्यादातर कौन यूज करता है या ये वीडियो ज्यादातर कौन देखता है। तो ये करने के लिए वो आपका एज जो है, वो आपका एज इंफॉर्मेशन डेटा लेगा और उससे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इस वीडियो को मैं किस कैटेगरी में डालूंगा, whether it should be PG-13, whether it should be PG-15, whether it should be PG-17, etc. तो जिस गाइडेंस के हिसाब से जिस एज ग्रुप ब्रैकेट में उस वीडियो को ज्यादा देखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द कुकीज जो उसको डेटा प्रोवाइड कर रही है, उस कैटेगरी के हिसाब से उस वीडियो को वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। सो दैट आइडेंटिफिकेशन, दैट कि ये वीडियो को कौन एक्सेस कर पा रहा है, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। सो डेटा इंफॉर्मेशन कब बनेगा? The third point that you can see over here, data becomes information when it is processed. अगर उसको प्रोसेस करोगे तब जाके वो इंफॉर्मेशन बनेगा, ओके। सो वही एग्जांपल है कि 20 to 25 एज ब्रैकेट में ज्यादातर ये वेबसाइट को कोई अगर एक्सेस कर पा रहा है, दैट मींस कि ये उसका एक इंफॉर्मेशन आपने डेटा से निकाला। इज इट क्लियर? तो डेटा, आपकी बात सर, किसी को कोई डाउट है? हाँ सर, मुझे है सर। एक्चुअली फिर ये जो हाँ, बिना बोलो। पूछे डेटा जो कंपनीज ले रही है, जैसे कि बिना पूछे जी, ले रहे, तो जी। इलीगल हो जाएगा सर, मीन? हाँ, इलीगल है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया ने 59 एप्स को वो किया है, प्ले स्टोर से उन्होंने हटा दिया। कि जो मेजर रीजन था, वो मेजर रीजन यही था कि जो आपका डेटा जो था वो धड़ल्ले से यूज किया जा रहा था चाइनीज कंपनीज के थ्रू। इवन अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, देयर इज अ मोबाइल कॉल्ड एज पोको M2 करके बारे में सुना होगा आपने। हर्ड अबाउट पोको M2? Yes. तो Yes. रियलमी का देयर इज अ मोबाइल कॉल्ड एज पोको M2। पोको M2 क्या करता है कि उसके अंदर बहुत सारे ब्लोटवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको ब्लोटवेयर बोला जाता है। ब्लोटवेयर क्या है कि बेसिकली जैसे क्लीन वेयर करके एक सॉफ्टवेयर है तो बाय डिफॉल्ट Cleaner. उसके अंदर प्रोवाइड करता है ये, या क्लीनर बोलो या क्लीन वेयर करके एक सॉफ्टवेयर है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि अंदर के जितने भी आपके डेटा हैं, जो भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, जो भी आप शॉप करने के लिए जो भी आप चीज को गूगल पे सर्च कर रहे हो, ये सारा डेटा जो है वो जनरेट करता है और वो कंटिन्यूअसली फीड करते रहता है आपके पोको M2 के सर्वर पे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी है वो तो पूरी तरह से चली गई ना। आप क्रेडिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, डेबिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, साथ सिर्फ ये तो ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हो गई क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का। लेकिन आपका आज मैं जो भी गूगल पे सर्च कर रहा हूँ वो सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रहा है और फिर ये इन्फॉर्मेशन वो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचते हैं, ओके। सो जो आपको लगता है कि 17,000 का मोबाइल है या 18,000 का मोबाइल है, आप सस्ते में खरीद तो लेते हो, लेकिन उसके साथ उस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचा देते हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा जाए तो दैट इज वाई अभी आज जाकर के इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी जागी है, थोड़ा और पहले जागना चाहिए था इसके बारे में। लेकिन ठीक है, देर है दुरुस्त है, अच्छा है। और कोई डाउट किसी को? और किसी को कोई डाउट है? ओके, सो अगर एक मैं डायग्राम बनाना चाहूँ यहाँ पे, अगर यूनिवर्सल सेट, अगर आपने सेट पढ़ा होगा, सेट पढ़ा है ना सबने? हाँ एवरीबॉडी सर। हैज स्टडीड सेट? Yes, sir. सो अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट अगर मैं बनाऊं और उस यूनिवर्सल सेट को अगर मैं डेटा बोलूं, ठीक है, तो यानी अगर मेरे पास पूरा डेटा है तो उस डेटा में एक पार्ट को ही मैं इंफॉर्मेशन बोलूंगा। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ डेटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। सो इंफॉर्मेशन के अंदर डेटा मिल जाएगा आपको। डेटा के अंदर हमेशा ये नहीं है कि हर एक पार्ट आपका इंफॉर्मेशन होगा, ओके। ओनली अ फ्यू पार्ट ऑफ दैट डेटा विल बी कंसीडर्ड एज अ इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन निकलता कैसे है फ्रॉम डेटा? आफ्टर परफॉर्मिंग सम प्रोसेसिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर डेटा,
ओके। सो अगली बार अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ डेटा, आप ये नहीं बोलोगे डेटा इज इंफॉर्मेशन, वरना उधर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके। सो इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए या वाइवा में आपको पूछा जाए व्हाट इज द डेटा, एक लाइन में अगर पूछा जाए डेटा क्या है, सो डेटा का सिंपल लाइन में जो लाइन होगी आपकी, डेटा इज जनरली इज अ रॉ फैक्ट। ओके। एक जो वर्ड बोला जाएगा, इट इज जनरली अ रॉ फैक्ट, ओके, व्हिच इज अनप्रोसेस्ड। अगर वो प्रोसेस हो गया तो क्या बन जाएगा? आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बिकम व्हाट? Information. 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 Okay. So example of data is name, your address, your department, your gender, your ID. These are your data. Okay. These are your raw facts. Okay. The information, अगर information का आपको पूछा जाए what is information, information का example ये है कि the maximum number of the department who has more number of female candidate, that is an information. So IT department has more number of female students. So that is an information. दूसरा एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है। अगर आप मॉल में जाते हो, ओके, सो मॉल में जाते हो, मॉल में आप चीजें खरीदते हो, खरीदने के बाद आप आपका बिलिंग होता है। बिलिंग में अगर आप जनरली अगर आप बिल उठा के देखोगे, उस बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। उस बिल में आपका कस्टमर आईडी एक स्टोर होता है, उसके अलावा आज का डेट या जब भी आप खरीदोगे उसका डेट, उसका टाइमिंग, ये सब चीजें स्टोर होती है। साथ में आपने क्या क्या सामान खरीदा है। ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मॉल में जाते हो, आज के टाइम पे आप एक ब्रेड खरीदते हो, साथ में आप मिल्क खरीदते हो, बटर खरीदते हो, फिर लेट्स से कुछ वेजिटेबल्स खरीद लेते हो, कुछ कोई गेम पसंद आ गया तो कोई गेम खरीद लेते हो, कोई टी शर्ट पसंद आ गया आपने वो टी शर्ट खरीद लिया, ये बाई करके आपने वहां से चेकआउट कर लिया। ऐसे हजारों कस्टमर का डेटा जनरेट होता है। ऐसे दिन भर में ऐसे हजारों लोग आते हैं। ये हजारों डेटा जनरेट होने के बाद अब जो मॉल वाले हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। ओके। स्ट्रेटेजी क्या प्लान करना है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या सामान रखना है, ये काउंटर के बाद में क्या काउंटर रखना है, ऐसा उनको प्लान करना है, जिससे क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने चाहिए। ओके। तो वो क्या देख रहे हैं, 1000 लोगों का उन्होंने डेटा निकाला और बिलिंग निकाला, और उस बिल में वो लोग ने देखा कि जो जो मिल्क खरीदता है वो ज्यादातर हमेशा ब्रेड जरूर खरीदता है साथ में, या बटर जरूर खरीदता है साथ में। तो जब भी आप मॉल में जाओगे तो जो आपका मिल्क का काउंटर होगा उसके बगल में आपको जनरली बटर का काउंटर मिलेगा, या उसके बगल में जरूर आपको ब्रेड का काउंटर मिलेगा। उससे क्या होगा कि अगर एक लेमैन अगर मान लो उसको एक अलग अलग फ्लोर पे रखा जाता, फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेड मिल रहा है, सेकंड फ्लोर पे मिल्क मिल रहा है, तो क्या होता है कि जनरली एक यूजर जो आता है मॉल के अंदर, मॉल में आने के बाद उसने ब्रेड तो खरीद लिया, बट उसको सिंस उसको काउंटर नहीं दिखता है ना, तो उसके दिमाग से निकल जाता है कि मैं मिल्क खरीदना रह गया, या उससे क्या होगा, उस मॉल का नुकसान हो गया। बेसिकली जो भी एक नया कस्टमर आया उसने ये सारी चीजें खरीदी नहीं, जितना ज्यादा खरीदेगा उतना उस मॉल का फायदा होगा। तो ये सब डेटा से इंफॉर्मेशन उन्होंने तैयार किया कि जब भी कोई दूध खरीद रहा है साथ में ब्रेड भी खरीद रहा है, सो इसलिए जब काउंटर लगाएंगे तो ब्रेड का काउंटर और मिल्क का काउंटर शुड बी क्लोज इनफ, जिससे यूजर को याद रखने में, ताकि वो खरीदेगा तो मिल्क और ब्रेड साथ में खरीदेगा, उससे ज्यादा हमारा ग्रोथ ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सिमिलरली अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो साथ में एंटीवायरस का भी एक काउंटर होता है। ओके। साथ में आपको एक हार्ड डिस्क का काउंटर या ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर के काउंटर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के काउंटर्स होते हैं, जिससे कि अगर कोई भी लैपटॉप खरीदे तो साथ में ये 2-3 चीजें भी लेके जाए, जिससे कि मॉल वाले का फायदा होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आती है आपके डेटा से। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Should we move forward? Yes, sir. Okay. So the next thing is डेटा तो समझ में आ गया। अब अगली बात आती है डेटाबेस किसको बोला जाता है। ओके। क्योंकि टाइटल क्या था आपका, जो मॉड्यूल का टाइटल था, डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर। सो डेटा तो समझ में आ गया, अब डेटाबेस किसको बोलते हैं। तो अभी क्या है, डेटा जो है आपका वो रॉ फॉर्म में है। अब ये डेटा को हमें स्टोर करना है कहीं पे, कोई जगह पे, उसको रिट्राइव करना है, जरूरत पड़ने पे उसको यूज भी करना है, उसको मैनेज करना है, उसको चेंज भी करना है, अपडेट भी करना है। तो ये सब करने के लिए हमें एक प्रॉपर जगह पे उसको रखना पड़ेगा। तो ये जो जगह है जहाँ पे डेटा को रखा जाता है, इस जगह को हम डेटाबेस बोलते हैं। बेसिकली डेटाबेस क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये एक वर्ड जो है रिलेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आप कोई भी डेटा उठा के आप एक साथ नहीं रख सकते। ओके। ये जो डेटा जो आप रख रहे हो वो हमेशा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर बुक है
बुक का डेटाबेस आप बनाना चाहते हो तो उसमें बुक का नेम ही आना चाहिए, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। ओके, दैट इज इररिलेवेंट, दैट जो आपका नाम आ गया उसका जरूरत ही नहीं है वहां पे। ओके, सो रिलेटेड डेटा यानी उस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड जो डेटा होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज रिलेटेड डेटा। सो अगर एग्जांपल, अगर मैं आपका, इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का, अगर मुझे डेटाबेस बनाना होगा तो उसमें आपका आईडी आएगा, आपका नेम आएगा, आपका डिपार्टमेंट आएगा, आपका ब्रांच आएगा, आपका जेंडर आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट विल कम इनटू योर डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे सच दैट डेटा को एक्सेस कर पाना, उसको मैनेज कर पाना और उसको अपडेट कर पाना आसान हो जाएगा आपके लिए। सो दैट इज व्हाई द यूज ऑफ डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये जो डेटाबेस है वो आप आइदर सॉफ्टवेयर से बना सकते हो या हार्डवेयर से बना सकते हो। ओके, ये दो तरीके हैं कोई भी डेटाबेस को बनाने के लिए। क्लियर है? डेटाबेस का मतलब समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, सो डेटाबेस जनरली जो अगर आप बुक में या सॉफ्टवेयर में अगर कहीं पे भी अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है कि डेटाबेस दिखता कैसे, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज जनरली अ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में आप डेटाबेस बनाते हो। ओके, सो आई कैन टेल दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ डेटाबेस। ओके, ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका सिंबल है। सो डेटाबेस जनरली आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। Fine. So again, what is data? Data is nothing but it is a raw fact. What is a database? Database is nothing but it is a collection of these related data organized in order to access them, in order to manage them, in order to update them easily. Okay, so that is called as a database. And generally, database are made up of two things. Either it can be a hardware based or it can be a software based. Clear? Hai? Is it clear? Yes sir. Okay, we'll go to the next part, which is called as a database management system. In short, we can call it as a DBMS. Okay, so DBMS is nothing but it is a software version of creating a database. Generally, hardware जो मैंने आपको बोला था, hardware जो है एक और तरीका है जिससे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, वो फ्लैट फाइल्स जिसको बोला जाता है, यानी फाइल के अंदर आप डेटा को डाल दो और वो फाइल को आप हार्डवेयर पे डाल दो। ओके, यानी बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर डाल दो। Okay, so that is one of the way of creating storing database into hardware. लेकिन थ्रू जो बुक है आपको ज्यादातर, क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक है बेसिकली हार्डवेयर के, यानी फाइल सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक है, इसकी वजह से हम डीबीएमएस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज नथिंग बट इट इज द फुल फॉर्म इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। सो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, इसका मतलब डेटाबेस में स्टोर क्या होता है? व्हाट इज स्टोर्ड इनटू डेटा? डेटाबेस में क्या स्टोर होता है? व्हाट इज देयर इन डेटाबेस? डेटा। सो बेसिकली अगर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है तो इसका मतलब बेसिकली वो अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा को डिफाइन करने के लिए और साथ में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन ये कैसे अलाउ करता है? विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ डीबीएमएस, so DBMS is nothing but it is a database management system, which is nothing but it is a software required to create data, to define data, to manipulate data. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes sir. किसी को कोई डाउट है? Does anybody has any doubt? सर और एक बार So, रिपीट करो। ओके, सो व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट? मैं वापस एक बार फिर से डेटा पे चले जाता हूँ। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट हो गया, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एज हो गया, दीज आर कॉल्ड एज डेटा। डेटाबेस का मतलब क्या हो गया कि एक जगह जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सको, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? रिलेटेबल होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मैच का स्कोर डाल दिया आपने आपके डेटाबेस के अंदर, या कोई फुटबॉल का स्कोर आपने डाल दिया, दैट इज नॉट रिलेटेड। मैच का स्कोर के लिए मैच का डेटाबेस आपको बनाना पड़ेगा, फुटबॉल के स्कोर के लिए आपको फुटबॉल का डेटाबेस बनाना पड़ेगा। सो हर एक का अपना अपना सेपरेट डेटाबेस होगा। ये जो डेटाबेस आपने बनाया, इस डेटाबेस को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, जो सॉफ्टवेयर टूल्स लगेंगे इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, डेटाबेस को बनाने के लिए, उस टूल को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर।
Okay, so DBMS is a software. Okay, just remember that DBMS is a software जो क्या अलाउ करता है, अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए. So डेटाबेस को अगर क्रिएट करने के लिए बोला जाए, so डेटाबेस इज नथिंग बट एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होगा. तो मैं एक मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस अगर मुझे बनाना है, ओके, तो स्टूडेंट का डेटाबेस इज ओनली पॉसिबल यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज DBMS. अगर मान लो मुझे एक मॉल का डेटाबेस बनाना है, ओके, या शॉपिंग मॉल का मुझे एक डेटाबेस बनाना है, तो शॉपिंग मॉल के डेटाबेस बनाना पॉसिबल किससे है? विद द हेल्प ऑफ अ DBMS टूल. ये मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ DBMS सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ. अब ये DBMS का जो आपने डेटाबेस तो बना दिया, डेटाबेस अगर मान लो कोई डेटा मुझे रिट्राइव करना, फॉर एग्जांपल मुझे रिट्राइव करना है कि गिव मी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, तो मैं एक क्वेरी लिखूंगा, तो वो जो मुझे टेबल के फॉर्म में वो सारा डेटा मुझे दे देगा, जिसमें स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट एज होगा, उनका जेंडर होगा और उनका डिपार्टमेंट होगा, और वो वही डिपार्टमेंट शो करेगा जो कि IT डिपार्टमेंट होगा. सो बेसिकली अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, ओके, लाइक क्रिएटिंग डेटाबेस, स्टोरिंग डेटा इनटू इट, अपडेटिंग डेटा, क्रिएटिंग टेबल, ये सब अलाउ कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. डेटाबेस So क्लाइंट क्या होता डेटाबेस है? डेटाबेस क्लाइंट, अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है, उसको यूज करने के लिए उसके दो आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ोगे ना आगे, तो आगे आर्किटेक्चर में देखा जाए तो डेटाबेस के दो पार्ट हो जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट साइड, अदर इज कॉल्ड एज अ सर्वर साइड. अगर क्लाइंट साइड जो होगा डेटाबेस को, जो क्लाइंट यानी यूजर जो होगा, जो यूज करना चाहेगा डेटाबेस को, तो उसको क्लाइंट बोलेंगे. और जो सर्वर है जो बेसिकली डेटाबेस को स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर. एज सिंपल एज दैट. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको आगे वो समझ में आएगा, जो आप जितने भी आपके सवाल है वो धीरे धीरे आपको क्लियर होंगे. अभी यहाँ पे अगला जो पॉइंट है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्यों बेटर है, तो क्योंकि ये बेटर क्यों है? क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके डेटाबेस को, और जो डेटा रहता है वो हमेशा कंसिस्टेंट फॉर्म में रहता है, यानी उसके अंदर कुछ भी चेंज हुआ वो थ्रू आउट चेंज होगा. जैसे एग्जाम्पल मैं कल आपको दे रहा था डॉलर का वैल्यू. सो अगर $74 की वैल्यू है और कल को वैल्यू चेंज होकर 76 बन जाती है, तो अगर आप 76 अपग्रेड करते हो एक डेटाबेस के अंदर, डेटा चेंज करते हो डॉलर का, तो जहां जहां पे डॉलर की वैल्यू 74 होगी वो चेंज होकर 76 में जाएगी. उससे क्या होगा? जो डेटा है जो आपका वो कंसिस्टेंट स्टेट में चले जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो डेटा जो है आपका इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो वैल्यू हमेशा उसकी सेम रहेगी. सो दैट इज सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओनली. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप यूज करोगे तो ये आपको कंसिस्टेंसी की आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी, आपको डेटाबेस के प्रोटेक्शन की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, डेटाबेस की डेटा की सिक्योरिटी की परवाह आपको करनी नहीं पड़ेगी. कंकरेंट अगर यूजर अगर मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक यूजर उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है, तो दूसरे यूजर को भी वो चेंज नजर आएगा. ये सब आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो खुद ब खुद करके आपको देगा. उसके बहुत सारे एडवांटेज है जो हम आगे पढ़ेंगे. सो मोस्ट वाइडली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो MySQL है, Oracle है, SQL सर्वर है, IBM DB2, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं जनरली डे टू डे लाइफ में. ओके, आप कॉलेज के अंदर जनरली जो हम पढ़ेंगे वो MySQL पढ़ेंगे. मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ MySQL कैसा दिखता है, क्या होता है. Okay, तो अगर डाउनलोड कहाँ से कर रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ. MySQL यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, देयर इज अ MySQL वर्कबेंच. एवरीबॉडी इज एबल टू व्यू माय स्क्रीन? Yes, sir. MySQL वर्कबेंच करके एक सॉफ्टवेयर है. ये सॉफ्टवेयर क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर है. DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, सो DBMS मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है. इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ. डेटाबेस के अंदर मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, रिट्राइव कर सकता हूँ. ओके, सो MySQL इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर. और वर्कबेंच क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको, ताकि मैं उसको ज्यादा आसानी से देख सकूं. तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इट विल आस्क फॉर माय पासवर्ड. यूजर इज रूट. सो मैं इस पे एक पासवर्ड दे देता हूँ, तो जो वहाँ पे फीचर था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो यस इट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी ऑन क्लिकिंग ऑन सेटिंग द पासवर्ड. इट गिव्स मी सम डेटाबेस. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके,
सकीला, एसक्यूएल एचआर, एसक्यूएल इन्वेंट्री, अगर आप सिंबल देख पा रहे हो तो वही सिलेंडर बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, सकीला क्या है, इज अ डेटाबेस। एसक्यूएल एचआर क्या है, एक डेटाबेस है। एसक्यूएल इन्वेंट्री क्या है, एक डेटाबेस है। एसक्यूएल इनवॉइसिंग क्या है, एक डेटाबेस है। तो अगर मैं इस इन्वेंट्री को ओपन करता हूं तो इसके अंदर कुछ टेबल्स दिखते हैं मुझे। ओके, टेबल्स को ओपन करता हूं तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट करके टेबल मुझे नजर आ रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो इस टेबल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा। वैसे ही एक एसक्यूएल इनवॉइसिंग है वो करके उस नाम का एक डेटाबेस है। एसक्यूएल स्टोर है उस नाम का एक डेटाबेस, उसके अंदर कुछ टेबल है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, यूज आई वांट टू यूज अ डेटाबेस कॉल्ड एज एसक्यूएल स्टोर, मुझे यूज करना है। ओके, तो यूज एसक्यूएल स्टोर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेमीकोलन हमेशा एंड करते हैं। ये जो लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेरी लैंग्वेज। ओके, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो रन करने पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पहले हाईलाइट नहीं था वो हाईलाइट हो गया। इसका मतलब अभी मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, एसक्यूएल स्टोर का डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, अभी मुझे देखना है कि एसक्यूएल जो डेटाबेस है इसके अंदर कितने सारे टेबल हैं। टेबल का मतलब बेसिकली कितने सारे एंटिटी इसके अंदर यूज हो रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो टेबल्स। ओके, सो ये मुझे दिखा देगा कि क्या क्या टेबल्स इसके पास है। ओके, एंड सेमीकोलन। मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे अगर आप नीचे देख पा रहे हो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कस्टमर करके टेबल है, ऑर्डर आइटम नोट से ऑर्डर आइटम करके है एक टेबल, ऑर्डर स्टार्ट यूजर्स से ऑर्डर्स करके टेबल, ऐसे बहुत सारे टेबल्स है इसके पास। प्रोडक्ट करके टेबल है, शॉप शिपर्स करके टेबल्स है। अभी मान लो मुझे एक टेबल देखना है, लेट से मुझे कस्टमर्स देखना है कि कौन कौन से कस्टमर्स है इसके अंदर। ओके, तो मैं लिखता हूँ शो। ओके, मैं यहाँ पे स्टार लिखता हूँ। स्टार का मतलब जितने भी कस्टमर अवेलेबल है मुझे शो करो। ओके, फ्रॉम कहाँ से शो, सॉरी, शो स्टार फ्रॉम टेबल कॉल्ड एज कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं तो मुझे ये दिखाएगा। सर ऑडियो नहीं आ रहा। सॉरी, सर ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, अभी सुनाई दे रहा है आप सबको? लेक्चर चालू है, चालू कर। Yes, sir. हाँ अभी ओके, सो अगर मैं यहाँ पे शो टेबल डालता हूँ तो मुझे वो सारे टेबल दिखा रहा है, लेकिन मुझे एक क्वेरी डालनी है बट पता नहीं क्यों वो रन क्यों नहीं हो रही है। वन सेकेंड, आई जस्ट नीड टू चेक, यू थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। ओके, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे टेबल देख पा रहे हो तो देयर इज अ कस्टमर आईडी। ओके, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। कस्टमर आईडी, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बर्थ नेम है, फोन है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, पॉइंट्स है, एटसेट्रा। ये सारे इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर स्टोर्ड है। ओके, आई जस्ट ट्राई टू रन दैट अगेन। ओके, select query. Okay, select, I'll just write down start from कस्टमर करके टेबल है। ओके, इफ आई ट्राई टू रन इट, ओके, सो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो इट
will select all the customers, okay, from the table called as customer. तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, is it visible to you guys? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. ये यहाँ पे देख रहे हो तो कस्टमर आईडी दिख रहा है आपको, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है, उनका बर्थ डेट दिख रहा है, उनका फोन दिख रहा है, उनका एड्रेस दिख रहा है, सिटी दिख रहा है, स्टेट दिख रहा है, और स्टार का मतलब जितने भी उसके अंदर स्टोर्ड है कस्टमर, उनका सबका मुझे डिटेल चाहिए। तो जितने भी स्टोर है, 10 स्टोर्ड है तो 10 के 10 मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है। दिस इज पार्ट ऑफ योर एसक्यूएल जो आप लैब करोगे ना, आपका जो लैब होगा वो लैब के अंदर ये सब यूज होगा, और ये सब जो है वो 4th मॉड्यूल के अंदर यूज होगा। लेकिन हाँ, अभी कंफ्यूजन ना हो जाए कि डीबीएमएस क्या है, तो उसके लिए सिर्फ मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। ओके, ये सॉफ्टवेयर में डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, ये सब मैं किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है, समझ में आ गया? शुड आई क्लोज इट? यस सर। ओके, ये इसको इंस्टॉल कहाँ से करना है वो भी एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ओके, इफ आई जस्ट राइट डाउन यहाँ पे गूगल पे जाके, आई जस्ट राइट डाउन माई सीक्वल, ओके, माई सीक्वल डाउनलोड। तो माई सीक्वल की वेबसाइट पे मैं जाऊंगा, वहां पे माई सीक्वल डाउनलोड का सीधा एक ऑप्शन आएगा। ये अगर आप सबको टाइम मिले प्लीज इसको डाउनलोड करो, एंड कोशिश करो कि अगर आपके पास 4 GB कम से कम रैम होना चाहिए तभी ये डाउनलोड होएगा। और ये अगर होगा तो आपको मतलब एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज्यादा आसान होगी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे माई सीक्वल डेटाबेस है, माई कनेक्टर है, देयर इज माई सीक्वल वर्कबेंच, माई सीक्वल, ओके, वन सेकंड सर ऑडियो लैग हो रहा है, ऑडियो लैग हो रहा है। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ लैगिंग इट। बाकी सबको सुनाई दे रहा है क्या बराबर से? नहीं सर, Yes, ऑडियो sir. लैग। Yes, sir. Yes, sir. ओके, पता नहीं, शायद इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आपके एंड पे हो सकता है या मेरे एंड पे हो सकता है, आई डोंट नो क्या इसका प्रॉब्लम है। सो आप यहाँ पे जब नीचे आओगे, देयर इज अ माई सीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, इस पे आप क्लिक करते ही आपका जो भी डाउनलोड होगा, यहाँ पे आप आओगे नीचे, हाँ, माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर, ये आपको डाउनलोड करना है। ओके, माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर, ये डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पे MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो डाउनलोड है, फिर आगे आपको नेक्स्ट 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 करते चले जाना है और आपका MySQL डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, और फिर आपको वापस स्टार्ट में जाके MySQL वर्कबेंच पे आपको क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपका MySQL वर्कबेंच चालू हो जाएगा। सो वो प्रैक्टिकल में एक बार करके देखेंगे अगर बीच में टाइम मिले तो हमें। जनरली आपको जेसिका मैम भी आपको सिखाएंगी प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो सिर्फ जो मेरा मकसद था आपको बताने के लिए कि डीबीएमएस एक्चुअली होता क्या है, वो दिखता कैसे है, इसके लिए मैं आपको वो सॉफ्टवेयर आपको मैंने दिखाया। तो क्लियर हो गया आपको वो सॉफ्टवेयर क्या है, डीबीएमएस समझ में आ गया? तो डीबीएमएस अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए व्हाट इज अ डीबीएमएस, तो डीबीएमएस नथिंग बट द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? Database management system. Database management system. Database management system is the full form of DBMS. What is DBMS? DBMS is nothing but it is a software that allows creation, definition and manipulation of database. Okay, क्या करता है? Database को create करने का अलाउ करता है आपको, उसको डिफाइन करने का अलाउ करता है। डिफाइन का मतलब बेसिकली क्या है कि कौन सा डेटा स्टोर होगा, वो डेटा का डेटा टाइप क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका रोल नंबर डालूंगा तो रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा या टेक्स्ट होगा? इंट ही रखोगे आप। रोल नंबर जनरली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ओनली। सो ये एज अ एडमिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां पे एक रूल बना दूं, सेट ऑफ रूल्स बना दूं कि जो भी रोल नंबर होगा वो इंट में ही होगा। ओके, सो ये मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। सो क्रिएट मैं कर रहा हूँ डेटाबेस को, उसका रूल जो डिफाइन करना है वो मैं बना रहा हूँ, और मैनिपुलेट करना है, यानी अगर डेटा को कोई डिलीट करना है, कोई डेटा को, या कोई डेटा को ऐड करना है, ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर यहाँ पे अगली लाइन में अगर आप देख पा रहे हो, सो डीबीएमएस प्रोवाइड्स अस विद एन इंटरफेस और अ टूल। सो इंटरफेस अगर आप देखे थे हमने, तो इंटरफेस का नाम था वर्कबेंच,
वो एक इंटरफेस था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दे रहा था। उस वर्क बेंच के थ्रू आप देख पा रहे थे कि क्या क्या डेटा है, क्या क्या डेटाबेस है, उस डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स थे, उस टेबल्स के अंदर क्या क्या रोज थी, उनके वैल्यूज क्या क्या स्टोर थी, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां पे उस इंटरफेस के थ्रू मिल पा रहा था। और साथ ही में आपको टूल दिया गया था, जैसे कि हमने क्वेरी लिखा था, उस क्वेरी से मुझे सारा का सारा डेटा मिल पाया, तो वो एक आपको टूल दिया गया। तो ये दो चीज आपको मिलती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है और टूल प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? ऑपरेशन सच एज डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, ताकि आप और सारा डेटा को एक्सेस कर सको, उस डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सको, उस डेटा को यूज कर सको फ्यूचर पर्पस के लिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, देन इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया था? तो वहां पे आपने देखा था इट हैज आस्क्ड फॉर द पासवर्ड ऑल्सो। तो पासवर्ड के अलावा और भी बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न से जो प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी को मैनेज करता है, वो कैसे करना है वो आगे के मॉड्यूल में हम देखेंगे। और मोस्ट वाइडली जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो MySQL होता है। MySQL क्यों यूज होता है? क्योंकि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। ओके, सो बाकी ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर है, जैसे Oracle हो गया, SQL सर्वर हो गया, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, यू हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्राइस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटाबेस। दो उससे थोड़ा सर्विस ज्यादा बेटर मिलती है। अगर आप पे करते हो तो थोड़ा सर्विस ज्यादा बेटर मिलती है, ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा एडवांस्ड होता है वो बाकी MySQL से। तो इसके लिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर एक बड़े एंटरप्राइज है तो प्रेफर करते हैं लोग कि लाइसेंस्ड वर्जन अपना खरीदा जाए। ओके, so there are few characteristic of database management system. So characteristic क्या है? वो सॉफ्टवेयर की, जो हम MySQL की बात कर रहे हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या खूबी क्या है? ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे कि जो डेटा है वो जनरली स्टोर होता है किस फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में। पहला लाइन देखा है आपको। सो अगर हमने MySQL ओपन किया था तो आपने गौर से देखा होगा, तो जब भी हम डेटाबेस को क्लिक कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वहां पे शो कर रहा था टेबल्स। ओके, सो जनरली जो डेटा है वो आपका टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है आप सबको? Yes, sir. Yes. ओके, एक और Yes, पॉइंट, sir. एक और पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो, आई विल जस्ट टेक आउट द पेन। एक और पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो कि देयर इज अ रिलेशनशिप मेंटेन बिटवीन द टेबल्स। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप होगी। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर करके टेबल था, उसके अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन थी। उसके अंदर एक प्रोडक्ट करके भी टेबल था जिसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप होगी, जो कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके लिए एक और टेबल होगा। तो मैं सिर्फ टेबल को स्टोर नहीं करता हूं, मैं उनके बीच के रिलेशनशिप को भी स्टोर करता हूं, जिससे कि मुझे फ्यूचर में ये पता चल पाए कि कौन सा कस्टमर क्या प्रोडक्ट भी खरीद रहा है। ओके, सो टेबल्स स्टोर होगा, साथ में उनका रिलेशनशिप भी मेंटेन होगा, ताकि उस टेबल से उस जो डेटा मेरे पास है उससे मैं एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाऊं, ताकि मुझे पता चल पाए कि अगर कस्टमर में, अगर आपने देखा, देयर वाज अ कॉलम कॉल्ड एज एज। तो अगर ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वो कौन से एज ग्रुप वाले खरीदते हैं। सो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि फेयर एंड लवली ज्यादातर कौन से एज ग्रुप वाले खरीदते हैं, तो मैं चेक करूंगा कस्टमर के अंदर, मैं चेक करूंगा प्रोडक्ट के अंदर, और मुझे उस रिलेशनशिप से पता चल पाएगा कि ज्यादातर कस्टमर जो जिनका एज 18 से लेके 25 या 30 के बीच में, वो ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो दैट इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दीज टेबल्स, और उनके बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे ही आप इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। सो टेबल्स जो है वो हमेशा टेबल्स भी रहेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप, ये दोनों स्टोर करेगा कौन? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे स्टोर करना है वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो फिलहाल जो एक पॉइंट याद रखना है आपको, क्या कि जो डेटा है वो हमेशा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डेटा है वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो क्या करता है? रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। ओके, रिडंडेंसी जो वर्ड है ये बहुत बार यूज होगा, डेटाबेस में भी, जावा में भी बहुत बार यूज होगा। इसका सिंपल मीनिंग है डुप्लीकेशन। ओके, इसका मीनिंग डुप्लीकेशन है। ओके, ये याद रख लेना वर्ड को, बार बार आप भूलना मत। रिडंडेंसी जहां पे भी यूज होगा उसका मतलब है डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डुप्लीकेशन को यानी रिडंडेंसी को अवॉइड करता है। ओके, मतलब बेसिकली एक जगह अगर उसने डेटा रखा है
तो दूसरी जगह वही डेटा को दोबारा वो स्टोर नहीं करेगा। ओके, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होता है डुप्लीकेशन से, अगर मैंने एक जगह चेंज किया तो दूसरी जगह पे भी चेंज करना मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, बराबर ना। तो अगर मैं कम से कम जगह पे अगर डेटा को रखूंगा उतना बेहतर वो डेटा सिक्योर रहेगा, उतना बेहतर वो डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। तो अगर मुझे चेंज करना होगा तो कुछ लिमिटेड जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा, ना कि उसको अगर मैं 10 जगह, अगर आपका नाम मान लो फॉर एग्जांपल आधार से पहले आपका जो नाम था पहले वो आपके पैन में भी आता था, आपके एसएससी के सर्टिफिकेट भी आता था, एचएससी पे आता था, आपके राशन कार्ड पे आता था, ये डिफरेंट जगह पे आता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आ जाता था आपका नाम। कई बार क्या होता था, आपके आधार आपके राशन कार्ड पे अलग नाम होता था, आपके एसएससी कार्ड पे अलग नाम होता था, एचएससी पे अलग हो जाता था, इलेक्शन कार्ड पे कुछ अलग नाम आ जाता था। तो डेटा बेसिकली इनकंसिस्टेंट होता था। आधार आने के बाद हमने क्या किया, सबको लिंक करके और एक ही कंसिस्टेंट डेटा तैयार किया। तो सिमिलरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी फीचर पे वर्क करता है। देयर इज अ स्पेशल फीचर, देयर इज अ स्पेशल एट्रीब्यूट व्हिच इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि जितने भी डुप्लीकेशन हो रहे हैं वो डुप्लीकेशन को कम करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होगा, जो कंफ्यूजन रहेगा वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो। ओके, सो ये दो मेजर फीचर है। पहला फीचर क्या, डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करेगा, और दूसरा जो भी डेटा है आपका उसको डुप्लीकेट होने नहीं देगा, उसको कम से कम उसको एक ही कॉपी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दो एक कॉपी नहीं रख सकते, आपको मल्टीपल कॉपी की जरूरत है, लेकिन मल्टीपल कॉपी में अननेसेसरी मल्टीपल कॉपी नहीं रखेगा, वो कम से कम कोशिश करेगा कि डेटा का डुप्लीकेशन कम से कम हो। क्लियर है? विल गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अगेन जो रिडंडेंसी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था उससे रिलेटेड ही कंसिस्टेंसी है। अगर रिडंडेंट मतलब बेसिकली डेटा जो है अगर आपका डुप्लीकेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, कंसिस्टेंट कम रहेगा डेटा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म में रहेगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके डेटा को कंसिस्टेंट रखता है। यानी अगर आपका कोई भी डेटा में चेंजेस होता है, फॉर एग्जांपल आज का कोविड का केसेस कितना है, 9 लाख को क्रॉस कर गया मेरे ख्याल से, 9,20,000 के करीब क्रॉस किया। तो अगर मान लो कि कल के दिन या परसों के दिन 8 लाख से आज 9 लाख से, और मैं 10 जगह इस डेटा को अगर मैं रखता हूं तो मुझे हर 10 जगह पे वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस ने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं रिडंडेंट नहीं रखूंगा, मैं 10 जगह पे नहीं रखूंगा, मैं एक ही जगह पे डेटा रखूंगा। आपका डुप्लीकेशन कम से कम होना चाहिए। एक जगह पे रखने से क्या होगा, अगर आपका जो 9 लाख हुआ तो आपने एक ही जगह पे चेंज कर दिया तो वो थ्रू आउट आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट हो गया, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा आपको कि वो 9 लाख है कि 8 लाख है। लेकिन अगर मान लो रिडंडेंट रहता, अगर आप 10 जगह पे अगर आप डेटा को स्टोर करते, ओके, तो एक जगह पे कोविड का केसेस आपने 8 लाख रखा, एक जगह पे 9 लाख रखा, एक जगह पे 8,50,000 रखा, तो जब आप सर्च करोगे कि एक्चुअल में कोविड का केसेस कितना है तो आपका सिस्टम विल गेट कंफ्यूज कि इज इट 8 लाख, इज इट 8,50,000 और इज इट 9 लाख। सो उस केस में डेटा जो है आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, आपके डेटा को कोशिश करता है कि वो कंसिस्टेंट ही रहे। इज इट क्लियर? कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि इट शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ और वैल्यू, कहीं पे कुछ और वैल्यू, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वैल्यू है तो फिक्स रहना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। we'll go to the next characteristic. Next characteristic है it support multiple user as well as concurrent access. So multiple user और concurrent access का मतलब क्या है? Please tell me the time, अगर टाइम बीच में अगर आपको क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली इस वक्त? 11:50. Okay, so we have got 10 minutes left. Okay, so we'll try to cover up the characteristic. So as the name suggests, it supports multiple user as well as concurrent access. इस मतलब इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? Can anybody explain me what is happening in this characteristic? What is happening in support multiple user? Who supports multiple user? The data, the database or क्रैश नहीं होता, ज्यादा बार यूज हो गया तो। Okay, somewhat okay, थोड़ा बहुत ठीक है, but generally क्या है कि अगर database मैनेजमेंट सिस्टम जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ which is MySQL,
MySQL के अंदर जो मैंने डेटाबेस मैंने बनाया है, उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर आकर के उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब एट ए टाइम एक कस्टमर आया, उसने भी उसी वक्त शॉपिंग किया, और दूसरे एंड से दूसरे सिस्टम से भी अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मॉल में जाते हो तो देयर आर मल्टीपल लाइंस, राइट, जहां से आप चेकआउट करते हो। तो वो एक चेकआउट से एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 11:50 पे एक बंदे ने शॉपिंग किया, वही दूसरे लाइन से भी 11:50 से ही एक बंदे ने लॉग इन किया, और दोनों ने एक साथ ही चेकआउट किया, दोनों का एक साथ ही बिलिंग आया। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो एक साथ अगर आप एक्सेस करते हो तो क्या हो जाता है कि आपका सिस्टम जो है वो क्रैश होने का चांसेस है, मल्टीपल यूजर को सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो डीबीएमएस है ये सपोर्ट करता है ताकि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, और वो जो है डेटाबेस के कंसिस्टेंसी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाता, डेटाबेस के इंटीग्रिटी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, और डेटाबेस हमेशा आपका सेफ एंड साउंड रहता है। सो दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर, मल्टीपल एक्सेस को अलाउ करता है। और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे अगर 2 यूजर एक्सेस करना चाहें तो वो एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो दे कैन अपडेट एक ही टाइम पे, दे कैन इंसर्ट एक ही टाइम पे, दे कैन डिलीट एक ही टाइम पे, जो भी करना चाहे वो एक टाइम पे, मल्टीपल यूजर एक टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब हर एक डीबीएमएस जो है वो एक क्वेरी लैंग्वेज का सपोर्ट देगा। जो हमने यूज किया था MySQL, उसके अंदर जो क्वेरी है विच इज कॉल्ड एज SQL, विच इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो MySQL सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूज किया था यूज SQL सोर्स करके, ओके। फिर हमने शो टेबल किया, फिर हमने सिलेक्ट क्वेरी यूज किया। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव क्वेरी which is being supported by the respective DBMS software, okay? So हर एक DBMS सॉफ्टवेयर कोई ना कोई क्वेरी लैंग्वेज का सपोर्ट देती है। ये क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके आप डेटा को फेच कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, एटसेट्रा। कोई भी चीज आप उसके साथ कर सकते हो। मतलब बेसिकली यू कैन प्ले विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेरी लैंग्वेजेस। क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes. Next is it provides a security to the data। जो भी आपका डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो कोई भी एक दूसरा बंदा अगर मेरे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट आस्क फॉर द पासवर्ड्स, ओके। उसके अलावा पासवर्ड तो ठीक है, उसके और अंदर भी अगर आपके पास वो अथॉरिटी होगी कि आप मेरे डेटा को देख पाओगे तभी आप उसको देख पाओगे, अगर अथॉरिटी होगी कि आप उसको एडिट कर पाओगे तभी आप उसको एडिट कर पाओगे। सो इट आस्क फॉर द रिक्वेस्ट एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि डीबीएमएस प्रोवाइड करता है कि कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यू प्रोवाइड योर पासवर्ड फंक्शनैलिटी टू इट। आप यूजर आईडी क्रिएट करते हो, उसके अंदर एक्सेस प्रोवाइड करते हो, कोई उसको देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, उसके लिए पासवर्ड लगेगा। और अगर कोई एक यूजर है जिसको आपने एक्सेस दे भी दिया, उस के अंदर जो ऑथराइजेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं कि वो सिर्फ रीड कर सकता है, या वो रीड राइट कर सकता है, या वो रीड राइट एग्जीक्यूट भी कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट इज द ट्रांजैक्शन। बेसिकली कोई भी डे टू डे लाइफ का अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आ रहा है, एटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन आप करते हो, आप अपना कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, उस टाइम पे कोई फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, तो आपने डिपॉजिट करने के टाइम पे वो मशीन के अंदर एनगल्फ तो कर दिया, बट आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया, आगे का प्रोसेस वो समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली चला गया कि नहीं चला गया। तो उस टाइम पे जब तक लाइट नहीं आएगी या कुछ नहीं आएगा, आप हमेशा वो सेकंड स्टेट में चले जाते हो। तो ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए डीबीएमएस क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन मैनेजर करके एक उसके अंदर पार्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है। तो वो क्या करता है, अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी पूरी तरह से अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, तब तक उस ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करता, तब तक उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल नहीं बताता। अगर वो इन बिटवीन कहीं पे वो किसी वजह से अटक गई, चाहे पावर फेलियर की वजह से या सॉफ्टवेयर क्रैश होने के फेलियर की वजह से, तो वो ट्रांजैक्शन को इनकम्प्लीट बता देता है और उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देता है, वापस प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट में लेके चले जाता है, ना कि नए वाले स्टेट में। क्योंकि नए वाले स्टेट में हो सकता है कि पता नहीं वो पैसे निकाले थे कि नहीं आपने,
पता नहीं वो पैसे आपने डाले थे कि नहीं आपने, तो इसके लिए वो क्या करेगा, आपका जो भी प्रीवियस स्टेट रहेगा उस स्टेट में लेके चले जाएगा, और जो भी आपने पैसे डाले होंगे वो वापस ड्रॉवर ओपन हो जाएगा और आपको कैश वापस मिल जाएगा। या अगर आपने विड्रॉ करने की कोशिश किया था, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट में प्रीवियस बैलेंस था वो आ जाएगा और वो आपका अमाउंट जो रहेगा वो वापस उसी स्टेट में चले जाएगा। तो दैट इज सपोर्टेड विद इन एवरी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो दैट इज कॉल्ड एज इट सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, सो दैट इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जनरली डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल के फॉर्म में। सो हर चीज टेबल के फॉर्म में होता है। टेबल के फॉर्म में होने की वजह से आप कोई भी डेटा को आसानी से रिट्राइव कर सकते हो, कोई भी डेटा को आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो, उनके रिलेशनशिप को समझ पाते हो और उससे आप इंफॉर्मेशन आसानी से आप निकाल सकते हो। दैट इज व्हाई एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलवेज स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वाज कॉल्ड एज अ रिडंडेंसी। सो इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी, यानी इट रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन। सो जो भी अगर आपका मल्टीपल जगह पे अगर आपका सेम डेटा स्टोर है तो वो कोशिश करेगा वो जितना हो सके उसको रिड्यूस करने के, उस डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर ये यूज करता है उस फीचर को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है, जो कि पूरा मॉड्यूल नंबर 5 इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज अ डेटा कंसिस्टेंसी, यानी जो डेटा है आपका उसको हमेशा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा कंसिस्टेंट रखेगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, हमेशा उसको फिक्स रखेगा। अगर चेंज है तो थ्रू आउट चेंज कर देगा, अगर चेंज नहीं है तो उसको हमेशा पुराने वैल्यू में ही रखेगा। सो डेटा में ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ और डेटा है, दूसरी जगह पे कुछ और डेटा है। जहां पे भी डेटा आपका यूज होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट और फिक्स ही रहेगा। वो कोई भी जो यूजर है उसको कंफ्यूज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक अपना अकाउंट देखा तो अकाउंट में आपको हमेशा जो भी आपका एग्जैक्ट अमाउंट रहेगा वही बताएगा। ऐसा नहीं कि अगर आज अभी आपने लॉगिन किया तो 5,000 रुपए दिखा रहा है आपके अकाउंट में, थोड़ी देर के बाद लॉगिन किया तो 6,000 बढ़ गया आपका अकाउंट। जब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा वो चीज को कमिट नहीं करेगा। सो बेसिकली डेटा हमेशा आपका कंसिस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, एज लॉन्ग एज कोई उसके ऊपर मैनिपुलेशन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है कि मल्टीपल यूजर अगर एक ही टाइम पे अगर आपके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहे तो डीबीएमएस अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को एक्सेस करने के लिए। साथ में अगर एक ही टाइम पे भी एक्सेस करना चाहे वो भी अलाउ करता है आपका डीबीएमएस। सो इट सपोर्ट मल्टीपल यूजर एज वेल एज कंकरेंट एक्सेस, ये दोनों चीज को सपोर्ट करता है। उसके बाद हर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के पास एक क्वेरी लैंग्वेज का सपोर्ट होता है। ये क्वेरी लैंग्वेज जो भी आपका सोफिस्टिकेटेड यूजर होगा, कोई भी एक यूजर जिसको क्वेरी लैंग्वेज आती है, वो क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके आपके जो भी डेटाबेस के साथ रिट्राइव करना हो, फेच करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, ये सब कुछ वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी लैंग्वेज। सो इन केस ऑफ MySQL वी हैव यूज्ड अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट वी हैव लुक्ड इनटू द सॉफ्टवेयर टुडे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी सिस्टम जो होगा, कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो कि गवर्नमेंट ने 59 ऐप को बेसिकली उन्होंने बैन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं था, कोई भी डेटा को कोई भी आसानी से देख पा रहा था। तो सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो अगर आपका डेटा है, वो डेटा को अगर आपको सिक्योर करना है तो वो पासवर्ड बेसिस पे सिक्योर करता है, आपको ऑथराइजेशन भी देता है, आपको एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रहता है। एंड लास्टली इट सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी इन बिटवीन अगर डिसरप्ट हो जाती है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर आती है और वो इन बिटवीन अगर डिसरप्ट हो जाती है तो वो क्वेरी को वो उधर ही हॉल्ट कर देता है और उसको रोल बैक कर देता है इनटू प्रीवियस स्टेट जो कि कंसिस्टेंट स्टेट होता है, ना कि उसको इनकंसिस्टेंट में रखता है। जिससे कि आपका जो भी एक एंड यूजर होगा उसको ट्रांजैक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पावर फेलियर हो गया या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो वो एक सेकंड स्टेट में ना चले जाए कि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये चीज को सब ख्याल रखता है कि ट्रांजैक्शन या तो हो तो पूरी तरह से हो, या तो अगर बिटवीन में अगर वो डिसरप्ट हो गया था ट्रांजैक्शन तो वो प्रीवियस स्टेट में चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन, सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, डज एनीबॉडी हैज एनी डाउट? अभी तक कुछ डाउट है किसी को इस मॉड्यूल के अंदर? No, sir. Okay. So do you want me to share this slide as well? ये स्लाइड शेयर करूं मैं आपको कि आप नोट्स बना रहे हो? Do you want me to share it? Yes, Yes, sir. Yes.
Okay, okay. I will share this slide as well as the link. So आप लोग कोशिश करो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि साथ में आप थोड़ा नोट्स भी बनाते रहो, जिससे कि आप उस वक्त क्या लिख रहे हो क्या नहीं आपको उस वक्त समझ में आएगा, कोई भी डाउट रहेगा उसी वक्त थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा. So please maintain the book as well. Okay. Thank you guys. Thank you so much. One second. I have not taken your attendance. So please wait for that. I will just take a quick screenshot for that. मैंने कल भी बहुत लोगों को बोला था कि अपना डीपी चेंज कर लेना. कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया अब तक. ओके, सो प्लीज ट्राई टू चेंज द डीपी. इट वुड बी मच बेटर फॉर मी. किसी को कोई सजेशन है, कुछ ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है या लेक्चर में कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ स्लो जाने के लिए जरूरत है, कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोले. किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? इज एनीबॉडी फेसिंग अ प्रॉब्लम? ऑडियो लैग का सबको दिक्कत आ रही है या कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है ऑडियो लैग की? इज एवरीबॉडी फेसिंग दैट प्रॉब्लम? सर आज Yes. लैग हो रहा है. यस सर. पता नहीं यार आज क्या हो गया. बीच बीच में. Yes, sir. Okay. Might be because I'm actually I stay in Kurla ना, so यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो शायद मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, शायद उस वजह से हो रहा हो, पता नहीं. शायद उस वजह से. बट मेरा नेट कनेक्टिविटी तो जनरली अच्छा ही है, पता नहीं, हो सकता है. फाइन, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार से एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर से चेक करके दोबारा कैंसिल करके फिर से दोबारा सिस्टम के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करूंगा. शायद उस वजह से हो रहा होगा. फाइन, और कुछ रहेगा, अगर कुछ और भी प्रॉब्लम, अगर आपको तकलीफ आ रही है, प्लीज फील फ्री टू से. अगर आपको पिंग करना है पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे. एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Bye bye, take care.